हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड शाइन। हमारी आज की वीडियो में हम क्लास 9th साइंस के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के 10 एमसीक्यूज़ करेंगे। ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो 10 एमसीक्यूज़ करवाने वाली हूँ उनमें एक क्वेश्चन से आपके 4 to 5 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। तो टोटल 10 एमसीक्यूज से आपके करीब 50 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अटेंड करिए और मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप अपने आंसर गेस करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। यहाँ पर आपको ये बताना है क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन ए इज डीएनए, ऑप्शन बी इज प्रोटीन, ऑप्शन सी इज डीएनए एंड प्रोटीन एंड ऑप्शन डी इज आरएनए। सो गेस योर आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं जो कि जीन में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनमें पाए जाने वाले प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है और हमारी हर एक सेल में क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम में ही पाए जाने वाले डीएनए में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में पास होते हैं, यानी एक जनरेशन से कैरेक्टर्स दूसरी जनरेशन में जाते हैं। Question number second is plasmolysis in a plant cell is defined as। पादप कोशिका में प्लाज्मोलिसिस को कैसे परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए इज ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम, ऑप्शन बी इज श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, ऑप्शन सी इज श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। Correct answer of this question is option B, shrinkage of cytoplasm in hypertonic medium। देखिए, यहाँ पर आपको दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। जब भी हाइपो शब्द आपको दिखाई दे तो उसका मीनिंग होता है कम, और जब भी आपको हाइपर शब्द दिखाई दे तो उसका मीनिंग होता है ज़्यादा। यानी हाइपोटोनिक हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड एंड हाइपरटोनिक हैज़ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मोलिसिस की। जब भी प्लांट सेल हाइपोटोनिक मीडियम के कांटेक्ट में आती है तो प्लांट सेल एक टिपिकल रिस्पॉन्स शो करती है जिसे हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसमें सेल वॉल से प्रोटोप्लास्ट डिटैच हो जाता है और सेल पूरी तरह से श्रिंक हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब भी हम किसी वेजिटेबल को हाइपरटोनिक मीडियम में रखते हैं तो वो श्रिंक होने लगती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नोन एज। यानी प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाले अनडिफाइंड न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इज न्यूक्लियस, B is nucleolus, C is nucleic acid and D is nucleoid. The correct answer of this question is option D, nucleoid। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या हैं। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रोकैरियोट्स जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियोट्स। जब भी कैरियोट शब्द की बात आए तो उसका मतलब है न्यूक्लियस या केंद्रक, और इस कैरियोट्स के आगे जो प्रो वर्ड जुड़ा हुआ है तो इस प्रो का मतलब है प्रिमिटिव यानी पुराना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रो कैरियोट्स पुराने टाइप का न्यूक्लियस है। और पुराने टाइप का न्यूक्लियस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे पुराने टाइप के जीवों में, यानी ऐसे जीव जो धरती पर सबसे पहले आए, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोट्स का मतलब नए प्रकार का न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? धीरे धीरे जो जीव विकसित होते गए उनमें देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में प्रोकैरियोट्स के अनडिफाइंड न्यूक्लियस के बारे में पूछा गया है।
प्रोकैरियोट्स पुराने टाइप के जीव हैं, इसीलिए उनका न्यूक्लियस भी पुराने टाइप का होगा, यानी अनडिफाइंड होगा। इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसीलिए इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। सिल्वर नाइट्रेट विलयन का यूज़ किसकी स्टडी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी इज गोल्जी apparatus, ऑप्शन सी इज न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी इज माइटोकॉन्ड्रिया। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी गोल्जी apparatus। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज़ गोल्जी apparatus को स्टडी करने के लिए किया जाता है। गोल्जी apparatus यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनेली है और इसके अंदर फ्लैटर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसी कारण इसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या इसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज किचन ऑफ द सेल इज, यानी सेल का किचन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी इज क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी इज गोल्जी apparatus। So guess your answer. Correct answer of this question is option C, chloroplast. क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार के प्लास्टिड हैं जिनका फोटोसिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और ये केमिकल एनर्जी स्टेबल हो जाती है। इसी के कारण हमारी अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ क्लोरोफिल प्लांट सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। कोशिका में लिपिड मॉलिक्यूल कहाँ पर बनते हैं? ऑप्शन ए इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी इज गोल्जी apparatus एंड ऑप्शन डी इज प्लास्टिड्स। The correct answer of this question is option A, smooth endoplasmic reticulum। किसी भी सेल में लिपिड मॉलिक्यूल को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाया जाता है। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा लार्ज डायनेमिक स्ट्रक्चर है जो सेल में काफ़ी चीज़ों का निर्माण करता है। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फैक्ट्री समझ लीजिए, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे यहाँ पर प्रोटीन भी बनता है, लिपिड भी बनता है, कैल्शियम भी स्टोर होता है। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का फॉर्मेशन होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पर समझिएगा, इन्हें स्मूथ और रफ कहा क्यों जाता है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा उसे रफ कहा जाएगा। ये राइबोसोम ही यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जैसी कोई भी रफ स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, इसीलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। Question number 7 is cell arises from pre-existing cells was stated by। सेल पहले से मौजूद सेल से बनती है, ये किस साइंटिस्ट द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए इज हेकेल, ऑप्शन बी इज विर्चो, ऑप्शन सी इज रॉबर्ट हुक एंड ऑप्शन डी इज स्लीडन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी विर्चो। देखिए, विर्चो द्वारा 1855 में एक सेंटेंस कहा गया था, ऑमनियस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब है ऑल सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो सेल्स है वो पहले से मौजूद सेल से बनती हैं। तो ये टर्म आप ध्यान रखिएगा, ऑमनियस सेल्यूला ई सेल्यूला किसके द्वारा कहा गया था? विर्चो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। इन सभी में से किससे क्रिस्टल बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए इज बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज एमेबा, ऑप्शन सी इज वायरस एंड ऑप्शन डी इज स्पर्म।
Guess your answer. The correct answer of this question is option C, virus. देखिए, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक कहा जाता है, क्योंकि वायरस जब तक किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है तब तक ये नॉन लिविंग है और इसके पास लिविंग जैसी कोई मशीनरी नहीं है। जब ये किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो ये उसकी मशीनरी को यूज़ करके लिविंग की तरह एक्ट करने लगता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब ये होस्ट के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है और इसे हम आसानी से क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, जबकि अन्य कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया, एमीबा या स्पर्म ये लिविंग एंटिटीज़ हैं और इन्हें आसानी से क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 इज लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम। लाइसोसोम कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी इज गोल्जी एपैरेटस, ऑप्शन सी इज न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी इज माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, गोल्जी एपैरेटस। लाइसोसोम गोल्जी एपैरेटस से बनते हैं। गोल्जी एपैरेटस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका की प्रोटीन मशीनरी कहा जाता है। गोल्जी एपैरेटस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले किसी प्रोटीन की पहचान की जाती है और फिर ये प्रोटीन वहाँ से सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स तक पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज एमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस। एमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए इज एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन बी इज एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन सी इज प्लाज्मोलाइसिस एंड ऑप्शन डी इज both exocytosis and endocytosis. So guess your answer. The correct answer of this question is option B, endocytosis. देखिए, पिछले MCQ में भी मैंने आपको एमीबा से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था। एमीबा आपके बायोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार हमने स्यूडोपोडिया की बात की थी कि कैसे फूड को ट्रैप करने और लोकोमोशन में स्यूडोपोडिया का यूज़ करते हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें इसकी फूड लेने का प्रोसेस पूछा गया है। जब एमीबा स्यूडोपोडिया द्वारा फूड को पकड़कर खाता है तो फूड पार्टिकल के आसपास फूड वैक्यूल फॉर्म होने लगती है और उनमें से एमीबा के डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होने लगते हैं और फूड पार्टिकल को वो ब्रेक डाउन करते हैं जिससे उसे डाइजेस्ट किया जा सके। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी जिसका आंसर मैं क्लास 9th के नेक्स्ट MCQ वीडियो में दूंगी। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी विटामिन। सो यहाँ पर आपके 10 MCQs कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।